हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाला, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया दोस्तों। ठीक है, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में। इस लेक्चर में हम लोग एथिक्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2013 से लेकर 23 तक उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और किस तरह से मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि किस तरह से यूपीएससी के क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। कुछ भी अगड़म बगड़म लिख के नहीं आना है, नहीं तो बहुत नंबर कम आएगा। तो यही 2013 से 23 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम लोग समझेंगे, लिखेंगे, मॉडल आंसर भी दूंगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, और लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, कोई भी टेंशन नहीं है, बाइलिंगुअल होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं एथिक्स का जो कंपोनेंट है आपको पढ़ा चुका हूँ। सिलेबस लगभग 90% सिलेबस कवर है एथिक्स का। 10% सिलेबस और बचा है, तो 1-2 वीडियो और आएगा, उसमें जो भी 1-2 यूनिट बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पूरे अच्छे से सिलेबस को रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा पार्ट 2 है। तो देखिए 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और उसका मॉडल आंसर भी मैं लिख दिया हूँ नीचे। ठीक है, इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे हम दे देंगे पूरा एक साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और मैं आप लोगों की सुविधा के लिए एक आप जीरो IAS का वेबसाइट और जीरो IAS का ऐप बनवा रहा हूँ, वो जल्द ही कुछ दिन में बन जाएगा। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप सारे PDF को देख सकते हैं। ठीक है, अभी उसमें 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा वैल्यू एथिक्स था, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, समझाया अच्छे से, और किस तरह से मॉडल आंसर होता है उस तरह से मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन हमारे लोगों को जो पूछा गया था 2013 में, वो इंटीग्रिटी परसिवरेंस, इसके बारे में था। हिंदी में भी लिखा हुआ है और बताए थे आपको किस तरह से आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन भले ही आपका इंग्लिश में है, लेकिन मैं साथ साथ आपको हिंदी भी ट्रांसलेशन करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था वो हमारा था कि वैल्यू किस तरह से समय के अकॉर्डिंग चेंज करता है और कुछ वैल्यू जो है यूनिवर्सल रहता है, चेंज नहीं होता है, शाश्वत होता है। चौथा जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो उसका है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन पीपल। बोल रहा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है और इसे लोगों में कैसे विकसित किया जा सकता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा भी दिया है। ठीक है, और इसके सब कंपोनेंट के बारे में बताया था और किस तरह से डेवलप करते हैं उसके बारे में भी अच्छे से बताए थे। बोल रहा हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल इन मेकिंग एथिकल डिसीजन। तो जब भी नैतिक निर्णय लेने में यह कैसे मदद करता है, कौन सा, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है उसका ध्यान रखना है। हमें पूछा गया है भैया कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताओ, और दूसरा कि कैसे इसको लोगों में विकसित करते हैं, और तीसरा कैसे ये मदद करता है हम लोग को नैतिक डिसीजन लेने में। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज एन आर्ट एंड साइंस वेयर, इमोशनल इंटेलिजेंस एक कला और विज्ञान है जहाँ एन इंडिविजुअल, जो जहाँ एक व्यक्ति अंडरस्टैंड्स समझता है, नोज जानता है, रेगुलेट्स नियंत्रण करता है, ओन इमोशंस अपने इमोशंस को, इंडिविजुअल यहाँ पे लिख दीजिए नॉट ओनली, सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल रेगुलेट या जानता नहीं है, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द इमोशंस ऑफ अदर, दूसरे के भी इमोशंस को समझता है, एंड मोटिवेट करता है या मोटिवेट होता है टू प्रमोट एम्पैथी को प्रमोट करने के लिए, एंड एलिविएट द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो इस तरह से आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का एक डेफिनेशन लिख लिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, समझ में आया कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक विज्ञान और कला है जहाँ एक व्यक्ति ना ही सिर्फ अपने इमोशंस को समझता है, जानता है और नियंत्रण करता है, बल्कि दूसरे के इमोशंस को भी जानता, समझता और नियंत्रण करता है, और खुद को मोटिवेट करता है कि उनके प्रॉब्लम को दूर करे और सहानुभूति को विकसित करने में। हो गया, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद हमें लिखना है कि इमोशनल, अभी इसको अगर आप लिखेंगे कि किस तरह से डेवलप होता है, तो सबसे पहले आप लिख लो कि इमोशनल इंटेलिजेंस में 5 कंपोनेंट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हैज 5 एलिमेंट्स। मैंने बताया था 5 तत्व होता है इसमें, 5 अवयव होता है। तो एक तो होता है आपसे रिलेटेड, और दूसरे होता है अदर्स से रिलेटेड। तो सेल्फ क्या था, अवेयरनेस, पहला क्या था कि अपने बारे में जानो, अपने इमोशंस के बारे में जानो। और दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन, कि अपने इमोशंस को ना सिर्फ जानो बल्कि रेगुलेट करो। उसके बाद सोशल अवेयरनेस, दूसरे के इमोशन के बारे में जानना है, जिसको एम्पैथी बोलते हैं, ठीक है। चौथा है सोशल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। और फिर पांचवा है मोटिवेशन। तो ये 5 कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है, समझ गए। उसके बाद पूछ रहा है कि किस तरह से इसको आप डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग आप लिखेंगे वेज टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, किस तरह से आपको रास्ता क्या है, जरिया क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो सबका आप अलग अलग लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था। मान लीजिए सेल्फ अवेयरनेस को जनरेट करना है कि अपने बारे में जानो, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बताया था सेल्फ अवेयरनेस कैसे करेंगे, खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण करना है। उसके बाद अपने दोस्तों से बात करना है, टॉकिंग टू फ्रेंड्स। इससे क्या पता चलेगा, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जान पाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख दिए ETC। उसी तरह से सेल्फ रेगुलेशन कैसे करना है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि यार सिर्फ क्वेश्चन आपका यही नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका एक पार्ट है कि किस तरह से ये मदद करेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट करना है यहाँ से कि किस तरह से डेवलप करेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 पार्ट है और 10 ही नंबर का क्वेश्चन आए, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखना है कि ये नहीं कि खाली वही लिखते रह गए। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, फिर उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन के लिए सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा मोटिवेशन करना है, मोटिवेशन स्टेप है मान लीजिए। तो मोटिवेशन के लिए क्या करेंगे, आपका अचीवमेंट होना चाहिए आपके बॉडी में कि हमें कुछ चीज़ को प्राप्त करना, तभी तो आएगा मोटिवेशन, ठीक है। कमिटमेंट से भी मोटिवेशन आता है, कमिटमेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका। चौथा स्टेप क्या था, सोशल अवेयरनेस, समाज के बारे में जागरूकता होना, ठीक है। तो समाज के बारे में जागरूकता कब भी होगा, जब आपका क्या रहेगा, सर्विस ओरिएंटेशन रहेगा। क्या रहेगा, सर्विस ओरिएंटेशन, सेवा भाव जब रहेगा आप में। फिर दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, ठीक है। तब आपके बॉडी में क्या आएगा, आपके शरीर में क्या आएगा, सिंपैथी आएगा, सहानुभूति आएगा। और पांचवा स्टेप क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है, रिलेशनशिप को मैनेज करना है, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें कैसे रिलेशनशिप कैसे अच्छा होता है, जब आपका लीडरशिप क्वालिटी बढ़िया होगा। बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा थोड़ा कॉमा कॉमा करके लिख देना है, क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, एक और पार्ट है, ठीक है। कोऑपरेशन करना, उससे भी रिलेशनशिप अच्छा होता है, ठीक है। सोशल कैपिटल जो होता है उसको बूस्ट करना, सामाजिक पूंजी, ठीक है। समझ में आया। तो ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद अगला पूछा है कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप रहेंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अगला पॉइंट कि रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। अब इसको पूरा आपको लिखना है, हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो अब EI को आप पूरा लिखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। DM को पूरा लिखेंगे कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और एथिकल डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं, कैसे बोल रहा है, एथिकल डिसीजन में कैसे मदद करेगा, ठीक है। तो पहला देखिए कि अगर आप ये सब करते हैं तो आपका क्या डेवलप होगा, एम्पैथी एंड कंपैशन। इससे क्या होगा, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस बढ़ेगा, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। उसके बाद लोगों से आप बात करेंगे तो आपका टॉलरेंस बढ़ेगा, सहिष्णुता। इससे क्या होगा, आपका मन में जो सब्जेक्टिविटी है, ठीक है, दूसरे के बारे में गलत विचार है वो कम होगा, ठीक है। और आप मेरिट के आधार पर डिसीजन ले पाएंगे, मेरिट के आधार पे एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप दूसरों के प्रति न्याय कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे।
फेयरनेस हो पाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो क्रेडिबिलिटी है सब वो बढ़ेगा। ठीक है, आप जो फंड होता है, ठीक है, उसका मिस एप्रोप्रिएशन, गलत यूज जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, इससे आपका करप्शन जो होगा वो कम होगा, इंटीग्रिटी बढ़ेगा, एथिकल डिसीजन मेकिंग बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप दूसरे का इमोशंस को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मदद करेगा कि नहीं करेगा डिसीजन लेने में, बताइए। ठीक है, फिर आपका जो है सोशल कैपिटल इससे बूस्ट होगा, होगा ना जी। सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी बूस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आपका इससे क्या होगा, आपका जो प्रिजुडाइस है, ठीक है, आपका जो प्रिजुडाइस है, दूसरे के बारे में जो अवधारणा बना हुआ है वो सब कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। इससे टीम बिल्डिंग होगा, टीम स्पिरिट आएगा, टीम बिल्डिंग। ठीक है, तो हिंदी में मैं बताते जा रहा हूँ क्या क्या होगा। तो जिस तरह से फर्स्ट पार्ट का मतलब था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है बता दिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के कितने कंपोनेंट होते हैं बता दिए, किस तरह से उसको डेवलप करेंगे बता दिया, किस और क्या उसका रोल है डिसीजन मेकिंग में वो बता दिए। और बस इसको थोड़ा एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर दो कि टॉलरेंस बढ़ता है डिसीजन इमोशनल इंटेलिजेंस से। गांधी जी, अगर टॉलरेंट रहेंगे तभी आप दूसरे के प्रति भी सोच पाएंगे एक नया नज़रिया, नहीं तो आप बोलेंगे कि हर मुस्लिम जो है टेररिस्ट होता है। लेकिन जब बात करेंगे उनके बारे में समझेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के बारे में जानेंगे, तो आपका जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए तो लाया जा रहा है ताकि टॉलरेंस बढ़े, है ना। फूड मेला जो लगाया जाता है, जहाँ पे अलग अलग राज्य के लोग का खाना बनाया जाता है, बात होता है उनका कल्चर, तो जानेंगे तो टॉलरेंस बढ़ता है। नहीं तो आपको लगेगा कि हर नॉर्थ ईस्ट वाला जो है एक ही जैसा होता है ना, तो वो सब फीलिंग कम होगा, एलियनेशन कम होता है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग आपको मदद करेगा। ठीक है, आप में एम्पैथी और कंपैशन डेवलप होगा, तब आप 24/7 सर्विस कर पाएंगे। आप जानेंगे कि नहीं, समाज में बहुत पिछड़े भी लोग भी हैं जिनको ज़रूरत है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जो है ब्यूरोक्रेट लगाइए, नहीं कि ऑफिस आके बस 10 बजे से 6 बजे तक और भी एक्स्ट्रा काम करना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होना, जो आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। समझ गए? तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम जो है 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो अब इसका कंक्लूजन अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें बहुत सारा अगर कंपोनेंट होता है, इसमें 3 कंपोनेंट था, क्या है, कैसे डेवलप करेंगे और क्या रोल है। तब इसमें आपको कंक्लूजन नहीं लिखना चाहिए क्योंकि टाइम नहीं बचेगा, टाइम का भी ध्यान रखना है। लेकिन जिसमें एक ही पार्ट अगर होता है तो हम कंक्लूजन लिखते हैं। अगर इसमें कंक्लूजन लिखना है तो आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हो, उस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इमोशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ही डज नॉट ओनली हैव टू अप्लाई हिज ब्रेन, मतलब सिर्फ उसको इंटेलिजेंट होना काम नहीं है, बट ऑल्सो नीड्स टू बी इमोशनल, उसको इमोशनल होना भी ज़रूरी है। सो हैज़ टू हैव द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे करके आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसको इमोशनल होना ज़रूरी है ताकि भारत का वो मैक्सिमम विकास हो पाए। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि भारत एक डेवलपिंग देश है जहाँ पे बहुत सारा ऐसा काम करना होता है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को डिस्क्रिशन दिया गया, और वो डिस्क्रिशन को तभी यूज़ कर पाएगा जब वो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू हीड टू द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है 5वां का, ये 2 पार्ट है 5 में। ठीक है, ए और बी, और दोनों 10-10 नंबर का है। क्वेश्चन है कि अंतरात्मा की आवाज़ सबसे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको एक्सप्लेन करना है कि अंतरात्मा की आवाज़ क्या होता है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है। ठीक है, दूसरा इसी में है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए आप खुद को कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, फिर
5 का बी है कि व्हाट इज मीन्ट बाय क्राइसिस ऑफ कंसियंस, नरेट वन इंसिडेंट इन योर लाइफ व्हेन यू वेयर फेस्ड विथ सच ए क्राइसिस एंड हाउ यू रिजॉल्व द सेम। फिर दूसरा है कि अंतरात्मा के संकट से क्या तात्पर्य है, अपने जीवन की एक घटना बताइए जब आपके समय ऐसा संकट आया था और आपने उसका समाधान कैसे किया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये जो हमारा एथिक्स का टॉपिक है, लॉ कंसियंस एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, कि एथिकल गाइडेंस जब होता है तो उसमें लॉ और कंसियंस का, अंतरात्मा का और कानून का, रेगुलेशन का क्या रोल होता है। ये टॉपिक नहीं हम पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल है, आपको हम बता देंगे। ठीक है, मैंने बताया कि 10% सिलेबस जो है अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है एथिक्स का, लगभग 90% कवर है, तो इसको हम लोग अटेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन को डिकोड करिए। कि पूछ रहा है कि भैया कि वॉइस ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है, फिर बताना है कि कैसे आप वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को सुनते हो, अंतरात्मा की आवाज़ क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, अंतरात्मा मतलब अंदर का आवाज़ है ना, तो हम इसको लिखेंगे कि वॉइस ऑफ कॉन्शियंस जो होता है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस इज एन इनर, अंदर का आवाज़ होता है ना, इनर वॉइस। ठीक है, दैट जो हमें मदद करता है, दैट हेल्प्स अस टू टेक डिसीजन, हम लोग को डिसीजन लेने में मदद करता है, गाइड करता है आवर बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। ठीक है, एंड आकार देता है, शेप्स आवर थॉट, हमारे विचारों को, एंड कार्य को। इस तरह से आपको वॉइस ऑफ कॉन्शियंस समझ में आ गया होगा कि वॉइस ऑफ कॉन्शियंस अंतरात्मा का ऐसा आवाज़ जो हमें एथिकल डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। यहाँ पे लिखिए इज दैट हेल्प्स टू टेक द एथिकल डिसीजन, लिख दीजिए कि एथिकल डिसीजन में मदद करता है लेने में, हमारे बिहेवियर को गाइड करता है और हमारे विचारों को और हमारे जो कार्य को उसको एक आकार देता है। ठीक है, ठीक है, इट एक्ट्स एज ए जज, एक जज के रूप में हमें ये काम करता है। और कौन सा जज, तो इनर जज। ठीक है, अंदर से आवाज़ आता है कि भैया ये करो, समझ में आया, ये उसको वॉइस ऑफ कॉन्शियंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे आफ्टर जब हुआ था चौरी चौरा, तो गांधी जी को क्या आवाज़ आया था कि जो है सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लो, क्योंकि इनका जो कॉन्शियंस था वो बोल रहा था कि ट्रूथ ऑन नॉन वायलेंस होना चाहिए, अहिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। आवाज़ कहाँ से आया, अंदर से, इसीलिए इसको बोलते हैं वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। ये एक जज का काम करता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस समझ में आ गया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब अपना जीवन का एक घटना बताना है, तो आप कोई भी घटना बता दीजिए। जनरली क्या होगा कि आप जीवन का घटना बताइए, तो ऐसा नहीं कि आपके जीवन का होना चाहिए, किसी और के जीवन का हो, लेकिन उसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं कि जनरली मान लीजिए आपका दोस्त है, ठीक है, ये आप हैं, ये कि आप एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन जो है ये आपका बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन पढ़ने में तेज़ नहीं है, तो इसने चीट पेपर लेकर आया। क्या लेकर आया, चीट पेपर। ठीक है, और चीटिंग कर रहा था, लेकिन आपने देख लिया इसको। ठीक है, लेकिन आप नहीं बोले क्योंकि ये आपका दोस्त है, वो आपसे रिक्वेस्ट किया मत बोलो, और दोस्ती टूट जाएगा, आप नहीं बोले। अब अगर आप अपने वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को दबाओगे, अंतरात्मा की आवाज़ को दबाएंगे, तो आपको अनरेस्ट रहेगा, असंतुष्टि रहेगा। ठीक है, अनरेस्ट, बेचैनी रहेगा। ठीक है, अनईजीनेस रहेगा, अनईजीनेस, एंड क्या रहता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब आपका जो दिमाग है वो एकदम हकबका जाएगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस, संतुलन खो देगा। तो आपने उसको मदद कर दिया नहीं बता के टीचर से, टीचर पूछा किसी ने लाया था, आपने देखा लेकिन नहीं बोला, तो आप लिखेंगे कि मैंने अपने अंतरात्मा का आवाज़ मुझे बोल रहा था कि बता दो, लेकिन मैंने दोस्ती के कारण नहीं बताया, लेकिन बाद में मुझे अंदर से अनरेस्ट लगा, अनइजीनेस लगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस हुआ, तो अगले दिन मैंने टीचर को बता दिया कि ये चीट लेके आया। हालांकि उससे मेरा दोस्ती ख़राब हुआ, लेकिन मैंने उसको समझाया बुझाया, अच्छे से उसको पढ़ाया। ठीक है, बोला कि ये सब गलत चीज़ है, और उसको मैंने मदद भी किया ताकि अगले बार वो एग्ज़ाम को पास कर गया। तो इस तरह मैंने अपने कॉन्शियंस की आवाज़ को सुना, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को सुना। ठीक है, हो गया, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्लियर।
या आपका जीवन में कोई भी ऐसा घटना होगा तो आप भी वो लिख सकते हो। उसका समाधान आपने कैसे किया? तो सबसे पहले मैंने वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को सबसे पहले मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया, खुद के बारे में आत्मनिरीक्षण किया। क्या हमें तो उसे बताना चाहिए? नहीं। अगर हम बताएंगे तो उसी का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो और भी पढ़ेगा, आगे मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। और नहीं बताएंगे तो उसी का घाटा होगा। भले मेरी दोस्ती जो है छोटे समय में लग सकती है कि कमज़ोर पड़ गई, लेकिन मैंने खुद को इंट्रोस्पेक्शन किया, मैंने उस पर डीप एनालिसिस किया। ठीक है, डीप एनालिसिस किया। मैंने उसमें जस्टिस का ध्यान में रखा, ठीक है, और फेयरनेस जो उचित है उसका ध्यान में रखा। तो इस तरह से हमने वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को सुना। और भी हमने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करने से भी जवाब मिलता है। आप खुद से क्वेश्चन पूछोगे तो अच्छा जवाब आपको मिलते रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। क्लियर है यहाँ तक? इसमें और आप लिख सकते हैं कि मैंने गांधी जी का तालिस्मान यूज किया। गांधी जी का तालिस्मान मतलब ऐसा कोई काम करने से पहले सोचना चाहिए कि उस काम से सबसे जो नीचे तबके के लोग हैं उसको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। तो अप्लाई किए तो हमने देखा कि यार अगर हम चीटिंग को प्रमोट करते हैं तो इससे जो सबसे पिछड़ा समाज में सबसे लोग हैं वो उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमने जो इमैनुअल कांट का जो ड्यूटी वाला बेस्ड अप्रोच है डियोंटोलॉजिकल, उसको अप्लाई किया कि अब उसको एग्ज़ाम में सफल होना है, उसके लिए रास्ता सही होना चाहिए, इसको बोलते हैं मीन बेस्ड अप्रोच। तो कांट्स का भी अप्लाई किया तो पता चला कि हमें काम नहीं करना है। इसलिए मैंने अपना वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को सुना और इस तरह से हम उसको डिसीजन लिए। फिर मैं उसको नोट मेकिंग भी हो सकता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको एक कॉपी में लिख लो और देखिए कि उस डिसीजन से फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से, ताकि आपका विचार जो है एकदम जो आप सोच रहे हो वो जो आपके दिल में है और जो आप करोगे तीनों एक लाइन में हो, उसके लिए नोट मेकिंग भी हो सकता है। तो इस तरह से हम अपने वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को सुना। ठीक है, और ये मेरा एक एग्जाम्पल है अपने जीवन से। हो गया इतना। उसका अगला जो प्रश्न था वो था कि अब क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस से कैसे। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को समझने के लिए, ठीक है, आप कैसे प्रिपेयर करते हो, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो यही सब हो गया वॉइस ऑफ कॉन्शियंस के लिए। अगला है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस से क्या आप समझते हो। ठीक है, तो यहीं पे लिख सकते हैं आप क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस सेकेंड पार्ट। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस मतलब अंतरात्मा का संकट। देखिए, अंतरात्मा का संकट तब होता है जब आपके कॉन्शियंस बोल रहा है ये काम करने के लिए, लेकिन आप कर रहे हो कुछ और, तब दोनों लाइन में नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है लेकिन वो डिपार्टमेंट जो है करप्ट है या करप्शन हो रहा है, तो उसको क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि पूरा लोग सब ईमानदारी से काम करें। तो क्योंकि उसका कॉन्शियंस बढ़िया है, लेकिन वो जिस सिस्टम में वहाँ गलत हो रहा है और उसको चाहे अनचाहे भी जो है उस डिपार्टमेंट में काम करना पड़ रहा है, तो उसी को क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस बोलते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन अगर करेंगे तो लिखेंगे कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस इज ए सिचुएशन when we do not listen to our voice of conscience। तो अपन हम अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, तब उस अवस्था को हम लोग क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इनटू नेगेटिव इमोशंस। इससे नेगेटिव जो है भावना आते हैं जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनोगे। जैसे आपको रिमोर्स लगेगा। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप। आपको गिल्ट, दोषी, आपको लगेगा कि आप दोष कुछ कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। आपको अनरेस्ट लगेगा, बेचैनी लगेगा। आपको कॉग्निटिव डिजोनेंस लगेगा। कॉग्निटिव डिजोनेंस का मतलब आपका जो ब्रेन है वो डिजोनेंस में रहेगा, असमंजसता में रहेगा। ठीक है, अगर और इसको समझेंगे तो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस एक सिचुएशन होता है जिसमें क्या सही है या क्या गलत है वो आप आसानी से निर्णय नहीं ले पाते हो, और उसी समय आपका एथिकल डायलेमा भी आ जाता है। एथिकल डायलेमा मतलब नैतिक विडंबना, क्या करे क्या ना करे। ठीक है,
क्योंकि ब्रेन आपका कुछ और बोल रहा है, कर कुछ और रहे हो और हो कुछ और रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कंसियंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं, ऊपर वाला दे सकते हैं, दोस्ती वाला जो मैंने अभी बताया। फिर आप अर्जुन का एग्जांपल दे सकते हैं, महाभारत का युद्ध था, अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण है। एक तरफ अर्जुन को लग रहा है कि हम युद्ध में अगर लेते हैं तो मेरे रिलेटिव लोग मर जाएंगे, और दूसरी तरफ लग रहा है अगर हम नहीं लेंगे तो हम एक जो दुर्योधन अन्याय कर रहा है वो भी दूर नहीं हो पाएगा। तो एक तरफ हमारे रिलेटिव है और दूसरी तरफ दुर्योधन है जो अन्यायी है, तो उसको बदला लेना है तो सबको मारना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ सही है, राइट, एक तरफ रिलेटिव और एक तरफ अन्याय का सामना करना। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप धर्म संकट में पड़ जाते हैं, उसी धर्म संकट को हम लोग क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस बोला जाता है। और एग्जांपल से समझो इसको, एग्जांपल आपको लिखना है। जैसे एक तरफ हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ना, आर्थिक विकास, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डैम बनाना है, हाईवे बनाना है, जैसे सिक्किम में है। लेकिन वहीं अगर हम करते हैं तो हमें पेड़ काटना पड़ेगा, पहाड़ काटना पड़ेगा। तो क्या हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वर्सेस इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये भी हमारा है। आप सिक्किम का एग्जांपल दे सकते हो, उत्तराखंड का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, समझ गए। जैसे मान लीजिए सेक्शन 144 लगता है, तो उसमें हो सकता है कुछ लोगों को, हमें एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन उसके लिए हो सकता है हमें कहीं लाठीचार्ज भी करना पड़े, तो ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो सकता है। और सिचुएशन हो सकता है, जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि आर्मी ने एक व्यक्ति को जीप के आगे बांध दिया था, क्योंकि लोग जो है स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, पत्थराव कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए। तो एक तो हम लोग क्या, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पीस चाहिए, और दूसरी तरफ वर्सेस क्या मानव को एक मीन्स के रूप में यूज कर सकते हैं, ह्यूमन राइट भी तो है इसका, जीप के आगे बांध दोगे तो इस तरह का आपको लिखना है। हो गया इतना। अब उसके बाद बोला है कि एक घटना के बारे में आप अपने जीवन से बताओ। तो जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिया वही एग्जांपल इसमें लिख देना। इसमें एग्जांपल नहीं लिखना है अपना वॉइस ऑफ कॉन्शियंस में, क्योंकि आपको इसमें पूछ रहा है आप कैसे तैयार करते हो, तो आप कैसे तैयार करते हो वो लिख लेना है। लेकिन क्या इसमें एग्जांपल पूछा था अपना? नहीं। इसलिए जो एग्जांपल मैंने बताया वो आप इसमें लिखेंगे, वो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस में, कि नरेट वन इंसिडेंट इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में एक घटना बताइए। तो घटना वही बता दीजिए दोस्त वाला, और कैसे इसको आप उससे निपटे, ठीक है। ठीक है, तो कैसे निपटे? तो वही है कि नोट मेकिंग किए, ठीक है, हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचे, डिओन्टोलॉजिकल जो कांट का अप्रोच था उसके बारे में सोचा, गांधी जी का जो तालिस्मान था उसके बारे में सोच लिया, है ना। उसके बाद जो है जस्टिस के बारे में सोचा, इक्वालिटी के बारे में सोचा कि अगर वो चीटिंग करेगा तो बाकी लोग तो जो मेरे मन लगा के पढ़ रहे हैं उनसे अधिक उसका नंबर आ जाएगा, जो रास्ता गलत है। तो इस तरह से हम जो है डील किए, ठीक। तो ये आप लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो कि क्वेश्चन किस में है, कंसियंस के बारे में, तो आप लिख देंगे एक कंसियंस हेंस इज ए टूल, एक टूल है, एक उपकरण है ऑफ इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, इन विच द पर्सन, जिसमें एक व्यक्ति जो होता है ऑब्जर्व करता है हिज कंसियंस को एंड टेक्स द डिसीजन अकॉर्डिंगली, बट फॉर दिस, लेकिन इसके लिए जो कंसियंस हो शुड बी रैशनल हो कंसियंस, इमोशनली इंटेलिजेंट एंड एथिकल, ठीक है। तो आप कंक्लूजन लिख दिए कि इस प्रकार जो कंसियंस होता है, जो अंतरात्मा होता है, वो इंटरनल लायबिलिटी मतलब आंतरिक लायबिलिटी होता है एक व्यक्ति का, कि आपको अपना बात का, दिल का बात को, अंतरात्मा की बात को मानना है। आपको बाहर का, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब होता है कि बाहर का कोई आपको नहीं बोल रहा है करने के लिए, आपका अंतरात्मा सब आ जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति जो है ऑब्जर्व करता है अपने कंसियंस को और अपना डिसीजन लेता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो कंसियंस हो ना, आपका अंतरात्मा,
वो रैशनल होना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए और एथिकल। क्योंकि देखिए अगर आपका कंसियंस ही, अगर अंतरात्मा ही किसी को गलत सलाह देगा तो गलत काम करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो अंतरात्मा हो, ठीक है, वो क्या हो, रैशनल हो, ठीक है, वो क्या हो, इमोशनली इंटेलिजेंस हो, वो क्या हो, एथिकल हो। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हम लिखें। तो आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया। पहला हमारा था इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे डेवलप करते हैं, क्या रोल प्ले करता है, और फिर लास्ट देखें कंसियंस के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से 3-4 क्वेश्चन लेंगे और इस तरह से पढ़ते रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपका तैयारी एकदम अच्छा होगा। ठीक है, आज ही हम लोग इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ऑलरेडी मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको पढ़ा दिया है बढ़िया से। ठीक है, आज हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन जितने आए हैं 2011 से लेकर 2023 तक, क्योंकि देखिए 2011 में प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ है और 2013 में मेंस का, इसीलिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन को 2011 से 23 तक करना चाहिए और मेंस के क्वेश्चन को 2013 से 23 तक करना चाहिए। तो हम लोग प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2011 से 13 तक करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का शुरू करेंगे। आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए लेक्चर, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस तरह का डिस्कशन आज आप अभी तक कहीं नहीं देखे होंगे, तो ज़रूर देखिएगा। आज ही आएगा लेक्चर 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 बजे रात में लेक्चर आएगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, जिसमें हम लोग 2011 से 23 तक के क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए आप, और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना सजेशन जरूर दें कमेंट सेक्शन में कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।